उन तमाम मानने वालों को हासिल करके यस्सु मसीह की कहानी ने यस्सु मसीह की जात से कहीं ज्यादा तारीख पर गहरा असर डाला। यस्सु मसीह की जात अपने दो पांवों पर गांव-गांव फिरती रही, लोगों से बातचीत करती, उनके साथ खाती पीती, उनके बीमार जिस्मों पर अपने हाथ रखती। इसने शायद कई हजार अफराद की जिंदगियों में फर्क पैदा किया। ये सब एक मामूली रूमी सूबे में रहते थे। उसके बरक्स यस्सु मसीह की कहानी पूरी दुनिया में फैल गई, पहले गपशप, किस्से कहानियों और अफवाहों के परों पर, फिर पार्चमेंट सितारा के मतून, पेंटिंग्स और मुजस्समों के जरिए, और बिलाखिर ब्लॉकबस्टर सितारा, फिल्मों और इंटरनेट मीम्स सितारा की सूरत में। अरबों लोगों ने न सिर्फ यस्सु की कहानी सुनी बल्कि उस पर यकीन भी किया, जिसने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा बाअसर नेटवर्क्स में से एक को जन्म दिया। यस्सु मसीह की तरह की कहानियां पहले से मौजूद हयातियाती रिश्तों को बढ़ाने का एक तरीका समझी जा सकती हैं। खानदान इंसानों में सबसे मजबूत रिश्ता है। कहानियां अजनबियों के दरमियान एतमाद पैदा करने का एक तरीका यह है कि उन अजनबियों को एक दूसरे को खानदान के तौर पर दोबारा तसव्वुर करने पर मजबूर किया जाए। यस्सु की कहानी ने यस्सु को तमाम इंसानों का आसमानी बाप पेश किया, लाखों ईसाइयों को एक दूसरे को भाई बहन समझने की तरगीब दी और खानदानी यादों का एक मुश्तरका जखीरा सितारा शेड पूल सितारा बनाया। अगरचे ज्यादातर ईसाई आखिरी इशाइया सितारा लास्ट सपर सितारा में जिस्मानी तौर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये कहानी इतनी बार सुनी है और उन्होंने इस वाकया की इतनी तस्वीर देखी है कि वो उसे अपनी ज्यादातर खानदानी खानों से ज्यादा वाज़ेह तौर पर याद करते हैं जिनमें इन्होंने हकीकत में हिस्सा लिया था। दिलचस्प बात यह है कि यस्सु का आखिरी इशाइया यहूदी फसा पास ओवर का खाना था, जिसे अंजील के मुताबिक यस्सु ने अपने मसलूब होने से ठीक पहले अपने शागिर्दों के साथ खाया था। यहूदी रिवायत में फिसह के खाने का पूरा मकसद मसनूई यादें पैदा करना और दोबारा दोहराना है। हर साल यहूदी खानदान फिसह के मौके पर इकट्ठे बैठते हैं ताकि उनकी मिस्र से हिजरत के बारे में खाएं और याद ताज़ा करें। उन्हें न सिर्फ ये कहानी सुनानी होती है कि कैसे याकूब की औलाद मिस्र में गुलामी से बची, बल्कि ये भी याद रखना होता है कि उन्होंने जाती तौर पर मिस्रियों के हाथों कैसे दुख उठाए, कैसे उन्होंने जाती तौर पर समंदर को तकसीम होते देखा और कैसे उन्होंने जाती तौर पर कोहे सीना पर यहोवा से 10 अहकाम सितारा 10 कमांडमेंट्स सितारा हासिल किए। यहूदी रिवायत यहां अल्फाज में लगी लिपटी नहीं रखती। फिसह की रस्म हक़-गदा का मतन इस बात पर जोर देता है कि हर नस्ल में एक शख्स इस बात का पाबंद है कि वो खुद को ऐसा समझे जैसे वो जाती तौर पर मिस्र से निकला हो। अगर कोई एतराज करता है कि ये एक फसाना है और ये कि वो जाती तौर पर मिस्र से नहीं निकले थे, तो यहूदी दानिश्वरों के पास एक तैयार जवाब है। वो दावीज करते हैं कि तारीख में तमाम यहूदियों की रूहें उनकी पैदाइश से बहुत पहले यहोवा ने बनाई थीं और ये तमाम रूहें कोह सीना में मौजूद थीं। 10 जैसा कि साल्वाडोर लित्वक स्तारा, एक यहूदी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने 2018 में अपने ऑनलाइन पैरोकारों को वजाहत की, आप और मैं वहां एक साथ थे। जब हम खुद को ऐसा देखने की जिम्मेदारी पूरी करते हैं जैसे हम जाती तौर पर मिस्र से निकले थे, तो ये कोई इस्तिआरा नहीं है। हम हिजरत का तसव्वुर नहीं करते, हम उसे याद करते हैं। 11 चुनाचे हर साल यहूदी कैलेंडर की सबसे अहम तकरीब में लाखों यहूदी एक ऐसा मुजाहरा करते हैं कि उन्हें वो चीजें याद हैं जो उन्होंने नहीं देखी थीं और जो शायद कभी हुई ही नहीं थीं। जैसा कि मुतअद्दिद जदीद मुतालियात से पता चलता है, बार बार एक झूठी याददाश्त को दोहराने से बिल आखिर वो शख्स उसे एक हकीकी याददाश्त के तौर पर अपना लेता है। 12 जब दो यहूदी पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं तो वो फौरन महसूस कर सकते हैं कि वो दोनों एक ही खानदान से ताल्लुक रखते हैं, कि वो मिस्र में एक साथ गुलाम थे और वो कोह सीना में एक साथ थे। ये एक ताकतवर रिश्ता है जिसने यहूदी नेटवर्क को कई सदियों और बड़े आज़मों तक कायम रखा। बैनुल मौजूई हस्तियां, इंटरसब्जेक्टिव एंटिटीज। यहूदी फसा की कहानी मौजूदा हयातियाती क़राबती रिश्तों को लेकर और उन्हें उनकी हयातियाती हुदूद से कहीं आगे बढ़ाकर एक बड़ा नेटवर्क बनाती है। लेकिन कहानियों के लिए नेटवर्क बनाने का एक और भी इनकलाबी तरीका है। डी नेशनल असेंबली सितारा DNA सितारा की तरह कहानियां मुकम्मल तौर पर नई हस्तियां एंटिटीज बना सकती हैं। दर हकीकत कहानियां हकीकत की एक मुकम्मल नई सतह भी बना सकती हैं। जहां तक हमें मालूम है, कहानियों के उभरने से पहले कायनात में हकीकत की सिर्फ 2 सतहें थीं। कहानियों ने एक तीसरी का इजाफा किया। कहानी सुनाने से पहले हकीकत की 2 सतहें मारूजी हकीकत ऑब्जेक्टिव रियलिटी और मौजूई हकीकत सब्जेक्टिव रियलिटी हैं। मारूजी हकीकत में पत्थर, पहाड़ और स्यारचे जैसी चीजें शामिल हैं,
माइनस ऐसी चीजें जो हमारे उनसे वाकिफ होने या न होने से कतई नजर मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर जमीन की तरफ बढ़ता हुआ एक सियारचा मौजूद है, चाहे कोई इसे न जानता हो। फिर मौजूई हकीकत है दर्द, खुशी और मोहब्बत जैसी चीजें जो बाहर नहीं बल्कि यहां अंदर है। मौजूई चीजें उनके बारे में हमारी आगाही में मौजूद होती हैं। एक नामहसूस दर्द एक मुतजाद बात है, लेकिन कुछ कहानियां हकीकत की तीसरी सतह बनाने के काबिल होती हैं। बैनुल मौजूई हकीकत, इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी, जबकि दर्द जैसी मौजूई चीजें एक ही जहन में मौजूद होती हैं। कवानीन, देवताओं, कौमों, कारपोरेशनों और करेंसियों जैसी बैनुल मौजूई चीजें बड़ी तादाद में जहनों के दरमियान राब्ते में मौजूद होती हैं। ज्यादा खास तौर पर वो उन कहानियों में मौजूद होती हैं जो लोग एक दूसरे को सुनाते हैं। इंसान जो मालूमात बैनुल मौजूई चीजों के बारे में तबादला करते हैं, वो किसी ऐसी चीज की नुमाइंदगी नहीं करती जो मालूमात के तबादले से पहले मौजूद थी, बल्कि मालूमात का तबादला उन चीजों को तख्लीक करता है। जब मैं आपको बताता हूं कि मुझे दर्द हो रहा है, तो आपको उसके बारे में बताने से दर्द पैदा नहीं होता, और अगर मैं दर्द के बारे में बात करना बंद कर दूं तो दर्द खत्म नहीं होता। इसी तरह जब मैं आपको बताता हूं कि मैंने एक सियारचा देखा, तो यह सियारचा तख्लीक नहीं करता। सियारचा मौजूद है, चाहे लोग इसके बारे में बात करें या ना करें। लेकिन जब बहुत से लोग एक दूसरे को कवानीन, देवताओं या करेंसियों के बारे में कहानियां सुनाते हैं, तो यही वो चीज है जो उन कवानीन, देवताओं या करेंसियों को तख्लीक करती है। अगर लोग इनके बारे में बात करना बंद कर दें तो वो गायब हो जाते हैं। बैनुल मौजूई चीजें मालूमात के तबादले में मौजूद होती हैं। आइए करीब से देखते हैं। पिज़्ज़ा की हरारती कदर हमारे अकायद पर मुनहसिर नहीं है। एक आम पिज़्ज़ा में 1500 से 2500 कैलोरीज होती हैं। तेरा इसके बरक्स पैसे और पिज़्ज़ा की माली कदर का इन्हिसार मुकम्मल तौर पर हमारे अकायद पर है। आप $1 या एक बिटकॉइन में कितने पिज़्ज़ा खरीद सकते हैं? 2010 में लाज़लो हानीज, सितारा लाज़लो हानियत सितारा ने 10,000 बिटकॉइन्स में 2 पिज़्ज़ा खरीदे। ये बिटकॉइन पर मुश्तमिल पहला मालूम तिजारती लेन देन था। माइनस और पीछे मुड़कर देखें तो अब तक का सबसे महंगा पिज़्ज़ा भी। नवंबर 2021 तक एक बिटकॉइन की कीमत $69,000 से ज्यादा थी। लिहाजा हानीज ने अपने 2 पिज़्ज़ा के लिए जो बिटकॉइन अदा किए थे, उनकी कीमत $690 मिलियन थी, जो लाखों पिज़्ज़ा खरीदने के लिए काफी थी। 14 जबकि पिज़्ज़ा की हरारती कदर एक मारूजी हकीकत, सितारा ऑब्जेक्टिव रियलिटी सितारा है, जो 2010 और 2021 के दरमियान एक जैसी रही। बिटकॉइन की माली कदर एक बैनुल मौजूई हकीकत, सितारा इंटरसब्जेक्टिव रियलिटी सितारा है, जो उसी अरसे में ड्रामाई तौर पर तब्दील हुई, जो उस कहानियों पर मुनहसिर थी जो लोगों ने बिटकॉइन के बारे में सुनाई और मानी। एक और मिसाल, फर्ज करें मैं पूछता हूं, क्या लोच नेस मॉन्स्टर सितारा लॉक नेस मॉन्स्टर सितारा मौजूद है? ये हकीकत की मारूजी सतह के बारे में एक सवाल है। कुछ लोग यकीन रखते हैं कि डायनासोर जैसे जानवर वाकई लोच नेस में रहते हैं। दूसरे इस ख्याल को फंतासी या धोखाधड़ी करार देते हैं। सालों के दौरान इस इख्तिलाफ को एक बार और हमेशा के लिए हल करने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई हैं, साइंसी तरीकों जैसे सोनार स्कैन और डी नेशनल असेंबली सर्वे का इस्तेमाल करते हुए। अगर झील में बड़े जानवर रहते हैं तो उन्हें सोनार पर जाहिर होना चाहिए और उन्हें डी नेशनल असेंबली के निशानात छोड़ने चाहिए। दस्तयाब सबूतों की बुनियाद पर साइंसी इत्तेफाक राय यह है कि लोच नेस मॉन्स्टर मौजूद नहीं है। 2019 में किए गए एक डी नेशनल असेंबली सर्वे में 3000 अनवा का जीनियाती मवाद मिला, लेकिन कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। ज्यादा से ज्यादा लोच नेस में 5 किलो की कुछ मछलियां ईल्स हो सकती हैं। 15 बहुत से लोग फिर भी यकीन करना जारी रख सकते हैं कि लोच नेस मॉन्स्टर मौजूद है, लेकिन इस पर यकीन करने से मारूजी हकीकत तब्दील नहीं होती। जानवरों के बरक्स, जिनके वजूद की तस्दीक या तरदीद मारूजी टेस्टों के जरिए की जा सकती है, रियासतें बैनुल मौजूई हस्तियां हैं। हम आमतौर पर उस पर तवज्जो नहीं देते क्योंकि हर कोई अमेरिका, चीन, रूस या ब्राजील के वजूद को यकीनी मानता है। लेकिन ऐसे मामलात भी हैं जब लोग बाज रियासतों के वजूद के बारे में इख्तिलाफ करते हैं और फिर उनकी बैनुल मौजूई हैसियत उभर कर सामने आती है। मिसाल के तौर पर इसराइली फलस्तीनी तनाज़ा इसी मामले के गिर्द घूमता है, क्योंकि कुछ लोग और हुकूमतें इसराइल के वजूद को तस्लीम करने से इनकार करते हैं और दूसरे फलस्तीन के वजूद को तस्लीम करने से इनकार करते हैं। 2024 तक ब्राजील और चीन की हुकूमतें मिसाल के तौर पर कहती हैं कि इसराइल और फलस्तीन दोनों मौजूद हैं,
अमेरिका और कैमरून की हुकूमतें सिर्फ इसराइल के वजूद को तस्लीम करती हैं, जबकि अलजज़ायर और ईरान की हुकूमतें सिर्फ फलस्तीन को तस्लीम करती हैं। दीगर मामलात कोसू से लेकर हैं, जिसे 2024 तक 193 अक़वाम मुत्तहिदा के अराकीन में से तकरीबन निस्फ ने एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया है। 16 अबखाज़िया तक, जिसे तकरीबन तमाम हुकूमतें जॉर्जिया का एक खुद मुख्तार इलाका समझती हैं, लेकिन जिसे रूस, वेनेज़ुएला, निकाराग्वा, नाउरो और शाम ने एक रियासत के तौर पर तस्लीम किया है। 17 दर हकीकत तकरीबन तमाम रियासतें कम अज कम आर्जी तौर पर एक ऐसे मरहले से गुजरती हैं जिसमें उनके वजूद को चैलेंज किया जाता है जब वो आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रही होती हैं। क्या अमेरिका 4 जुलाई 1776 को वजूद में आया, या सिर्फ उस वक्त जब फ्रांस और बिलाखिर बरतानिया जैसी दीगर रियासतों ने उसे तस्लीम किया? 4 जुलाई 1776 को अमरीका की आज़ादी के ऐलान और 3 सितंबर 1783 को पेरिस मुआहदे पर दस्तखत के दरमियान कुछ लोग जैसे जॉर्ज वाशिंगटन का ख्याल था कि अमरीका मौजूद है, जबकि दीगर लोग जैसे किंग जॉर्ज III ने इस ख्याल को शिद्दत से मुस्तरद किया। रियासतों के वजूद के बारे में इख्तिलाफात को मारूजी टेस्ट जैसे कि DNA सर्वे या सोनार स्कैन के जरिए हल नहीं किया जा सकता। जानवरों के बरअक्स रियासतें कोई मारूजी हकीकत नहीं है। जब हम पूछते हैं कि क्या कोई खास रियासत मौजूद है, तो हम बैनुल मौजूई हकीकत के बारे में एक सवाल उठा रहे होते हैं। अगर काफी लोग इस बात पर मुत्तफिक हों कि कोई खास रियासत मौजूद है, तो वो मौजूद होती है। फिर वो दीगर हुकूमतों के साथ साथ NGOs और निजी कारपोरेशनों के साथ कानूनी तौर पर पाबंद मुआहिदों पर दस्तखत करने जैसे काम कर सकती है। कहानियों की तमाम अनवा में से वो कहानियां जो बैनुल मौजूई हक़ाइक़ तख्लीक करती हैं, बड़े पैमाने पर इंसानी नेटवर्क्स की तरक्की के लिए सबसे ज्यादा अहम रही हैं। जाली खानदानी यादें बिठाना यकीनी तौर पर मददगार है, लेकिन कोई भी मजहब या सल्तनत खुदा, कौम, कानून की शक या करेंसी के वजूद पर पुख्ता यकीन के बगैर ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकी। मिसाल के तौर पर मसीही कलीसिया की तश्कील के लिए ये अहम था कि लोग याद करें कि यस्सू ने आखिरी इशाइया में क्या कहा था, लेकिन अहम कदम लोगों को ये यकीन दिलाना था कि यस्सू सिर्फ एक मुतासिर कुन रब्बी नहीं बल्कि एक खुदा था। यहूदी मजहब की तश्कील के लिए ये मददगार था कि यहूदियों ने याद किया कि वो कैसे मिस्र में गुलामी से एक साथ फरार हुए थे, लेकिन असल फैसला कुन कदम तमाम यहूदियों को एक ही मजहबी कानून की शक हलाखा पर अमल करने पर मजबूर करना था। कवानीन, देवताओं और करेंसियों जैसी बैनुल मौजूई चीजें एक खास मालूमाती नेटवर्क के अंदर इंतहाई ताकतवर होती हैं और उसके बाहर बिल्कुल बेमाना होती हैं। फर्ज करें एक अरब पत्ती का निजी जेट एक वीरान जजीरे पर गिरकर तबाह हो जाता है और वो खुद को नोटों और बॉन्ड्स से भरे एक सूटकेस के साथ अकेला पाता है। जब वो साओ पालो या मुंबई में था, तो वो उन कागजात को लोगों से खाना खिलाने, कपड़े पहनाने, हिफाजत करने और उसके लिए एक निजी जेट बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन एक बार जब वो हमारे मालूमाती नेटवर्क के दीगर अराकीन से कट जाता है, तो इसके नोट और बॉन्ड्स फौरन बेकार हो जाते हैं। वो उन्हें जजीरे के बंदरों से खाना हासिल करने या उसके लिए एक कश्ती बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। कहानियों की ताकत चाहे जाली यादें बिठाने, फर्जी रिश्ते बनाने या बैनुल मौजूई हक़ाइक़ तख्लीक करने के जरिए, कहानियों ने बड़े पैमाने पर इंसानी नेटवर्क्स को जन्म दिया। इन नेटवर्क्स ने बिलाखिर दुनिया में ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल दिया। कहानियों पर मबनी नेटवर्क्स ने होमो सेपियंस को तमाम जानवरों में सबसे ताकतवर बना दिया। उसे न सिर्फ शेरों और मेमथ बल्कि नियांडरथल्स जैसी दीगर कदीम इंसानी नस्लों पर भी एक अहम बर्तरी दी। नियांडरथल्स छोटे अलग थलग ग्रोहों में रहते थे और हमारी मालूमात के मुताबिक मुख्तलिफ ग्रोह एक दूसरे के साथ शाज़ो नादिर ही और कमजोर तरीके से ताउन करते थे। 18 पत्थर के जमाने के सिपियंस भी चंद दर्जन अफराद के छोटे ग्रोहों में रहते थे, लेकिन कहानी सुनाने के ज़हूर के बाद सिपियंस के ग्रोह तन्हाई में नहीं रहते थे। ग्रोहों को मुअज़्ज़ज़ आबाओ अजदाद, टोटीम जानवरों और मुहाफिज अरवाह जैसी चीजों के बारे में कहानियों से जोड़ा जाता था। जो ग्रोह कहानियां और बैनुल मौजूई हक़ाइक़ बांटते थे, वो एक कबीला बनाते थे। हर कबीला सैकड़ों या हजारों अफराद को जोड़ने वाला एक नेटवर्क था। 19 एक बड़े कबीले से ताल्लुक रखने का तनाज़ा के वक्त एक वाज़े फायदा था। 500 सेपियंस 50 नियांडरथल्स को आसानी से शिकस्त दे सकते थे। बेस लेकिन कबायली नेटवर्क्स के बहुत से इजाफी फवायद थे। अगर हम 50 अफराद के एक अलग थलग ग्रोह में रहते हैं और हमारे आबाई इलाके में शदीद खुश्कसाली पड़ती है, तो हम में से बहुत से भूख से मर सकते हैं। अगर हम कहीं और हिजरत करने की कोशिश करते हैं, तो हमें दुश्मन ग्रोहों का सामना करना पड़ सकता है।
और हमें नावाकिफ इलाके में खाने, पानी और चकमाक औजार बनाने के लिए की तलाश में भी मुश्किल पेश आ सकती है। ताहम अगर हमारा गिरोह एक कबायली नेटवर्क का हिस्सा है तो जरूरत के वक्त हम में से कुछ अपने दौर के दोस्तों के साथ रहने जा सकते हैं। अगर हमारी मुश्तरका कबायली शनाख्त काफी मजबूत है तो वो हमें खुशामदीद कहेंगे और हमें मकामी खतरात और मौके के बारे में सिखाएंगे। 1 या 2 दहाई बाद हम भी यही करेंगे। कबायली नेटवर्क इस तरह एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह काम करता था। इसने खतरे को बहुत से लोगों में फैलाकर कम किया। 21 पुरसकून औकात में भी सेपियंस एक छोटे ग्रोह के चंद दर्जन अराकीन के साथ नहीं बल्कि पूरे कबायली नेटवर्क के साथ मालूमात का तबादला करके बहुत ज्यादा फायदा उठा सकते थे। अगर कबीले के किसी एक गिरोह ने नेज़े के सर बनाने का कोई बेहतर तरीका दरियाफ्त किया, किसी नायाब तिब्बी जड़ी बूटी से जख्मों को ठीक करना सीखा या कपड़े सिलाई करने के लिए सुई ईजाद की, तो वो इल्म दूसरे गिरोहों तक तेजी से पहुंचाया जा सकता था। अगरचे इनफिरादी तौर पर सेपियंस नियांडरथल्स से ज्यादा ज़हीन नहीं हो सकते थे, लेकिन 500 सेपियंस एक साथ 50 नियांडरथल्स से कहीं ज्यादा ज़हीन थे। 22 ये सब कहानियों की वजह से मुमकिन हुआ। कहानियों की ताकत को अक्सर तारीख की मादी तशरीहात में नजरअंदाज या मुस्तरद कर दिया जाता है। खास तौर पर मार्क्सिस्ट कहानियों को महज बुनियादी ताकत के ताल्लुकात और मादी मफादात के लिए एक धोखा समझते हैं। मार्क्सिस्ट नजरियात के मुताबिक लोग हमेशा मारूजी मादी मफादात से मुतासिर होते हैं और कहानियों को सिर्फ इन मफादात को छुपाने और अपने हरीफों को उलझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इस तशरीह में सलीबी जंगें, पहली आलमी जंग और इराक जंग सब ताकतवर अशराफिया के इक्तसादी मफादात के लिए लड़ी गईं, न कि मजहबी, कौम परस्त या लिबरल नजरियात के लिए। इन जंगों को समझने का मतलब खुदा, हुब्बुल वतनी या जमहूरियत के बारे में तमाम अफसानवी पर्दों को एक तरफ रखना और ताकत के ताल्लुकात को उनकी नंगी हालत में देखना है। ताहम ये मार्क्सी नजरिया न सिर्फ मायूस कुन है बल्कि गलत भी है। अगरचे सलीबी जंगों, पहली आलमी जंग, इराक जंग और ज्यादातर दीगर इंसानी तनाजुआत में मादी मफादात ने यकीनी तौर पर एक किरदार अदा किया। इसका मतलब ये नहीं कि मजहबी, कौमी और लिबरल नजरियात ने कोई किरदार अदा नहीं किया। मजीद बुरा, मादी मफादात खुद से हरीफ गिरोहों की शनाख्त की वजाहत नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है कि 12वीं सदी में फ्रांस, जर्मनी और इटली के जमींदारों और ताजरों ने लेवेंट में इलाकों और तिजारती रास्तों को फतह करने के लिए मुत्तहिद हुए, बजाय उसके कि फ्रांस और शुमाली अफ्रीका के जमींदार और ताजिर इटली को फतह करने के लिए मुत्तहिद होते? और ऐसा क्यों है कि 2003 में अमेरिका और बरतानिया ने इराक के तेल के जखायर को फतह करने की कोशिश की, बजाय उसके कि नार्वे के गैस के जखायर को? क्या उसकी वजाहत महज मादी तहफ्फुजात से की जा सकती है, बगैर लोगों के मजहबी और नजरियाती अकायद का सहारा लिए? दर हकीकत बड़े पैमाने पर इंसानी ग्रोहों के दरमियान तमाम ताल्लुकात कहानियों से तश्कील पाते हैं, क्योंकि इन ग्रोहों की शनाख्तें खुद कहानियों से मुतय्यन होती हैं। बरतानवी, अमरीकी, नॉर्वेजन या इराकी कौन है, इसकी कोई मारूजी तारीफ नहीं है। ये तमाम शनाख्तें कौमी और मजहबी अफसानों से तश्कील पाती हैं जो मुसलसल चैलेंज और नजरसानी किए जाते हैं। मार्क्सिस्ट दावीज कर सकते हैं कि बड़े पैमाने पर ग्रोहों की मारूजी शनाख्तें और मुफादात होते हैं जो कहानियों से आजाद होते हैं। अगर ऐसा है तो हम ये कैसे वजाहत कर सकते हैं कि सिर्फ इंसानों के पास कबीलों, कौमों और मजाहिब जैसे बड़े पैमाने पर गिरोह होते हैं जबकि चिंपैंजी उनसे महरूम होते हैं? आखिरकार चिंपैंजी इंसानों के साथ हमारे तमाम मारूजी मादी मफादात को बांटते हैं। उन्हें भी पीने, खाने और खुद को बीमारियों से बचाने की जरूरत होती है। उन्हें भी जिन्स और समाजी ताकत की ख्वाहिश होती है। लेकिन चिंपैंजी बड़े पैमाने पर ग्रोहों को बरकरार नहीं रख सकते क्योंकि वो ऐसी कहानियां तख्लीक करने से कासिर हैं जो ऐसे ग्रोहों को जोड़ती हैं और उनकी शनाख्तों और मफादात की वजाहत करती हैं। मार्क्सी सोच के बरक्स तारीख में बड़े पैमाने पर शनाख्तें और मफादात हमेशा बैनुल मौजूई होते हैं, वो कभी मारूजी नहीं होते। ये अच्छी खबर है। अगर तारीख सिर्फ मादी मफादात और ताकत की जद्दोजहद से तश्कील पाती तो उन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं होता जो हमसे इख्तिलाफ रखते हैं। कोई भी तनाज़ा बिलाखिर मारूजी ताकत के ताल्लुकात का नतीजा होता जिसे महज बातचीत से तब्दील नहीं किया जा सकता। खास तौर पर अगर मराआत याफ्ता लोग सिर्फ वही चीजें देख और यकीन कर सकते हैं जो उनके मराआत को मजबूत करती हैं, तो तशद्दुद के अलावा और क्या चीज उन्हें इन मराआत को तर्क करने और अपने अकायद को बदलने पर कायल कर सकती है? खुशकिस्मती से चूंकि तारीख बैनुल मौजूई कहानियों से तश्कील पाती है, कभी कभी हम लोगों से बातचीत करके
इन कहानियों को बदलकर जिन पर वो और हम यकीन रखते हैं, या एक नई कहानी लेकर आकर जिसे हर कोई कबूल कर सके, तनाजुआत से बच सकते हैं और अमन कायम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नाजी अज़म का उरूज देखें। यकीनी तौर पर ऐसे मादी मफादात थे जिन्होंने लाखों जर्मनों को हिटलर की हिमायत पर मजबूर किया। अगर 1930 की दिहाई के अवाइल के इक्तिसादी बहरान न होता तो नाजी शायद कभी इक़्तिदार में न आते। ताहम ये सोचना गलत है कि तीसरी रीख थर्ड राइश बुनियादी ताकत के ताल्लुकात और मादी मफादात का नागुज़ीर नतीजा था। हिटलर ने 1933 के इंतखाबात इसलिए जीते क्योंकि इक्तिसादी बहरान के दौरान लाखों जर्मनों ने नाजी कहानी पर यकीन किया बजाय उसके कि दीगर मुतबादिल कहानियों पर। ये जर्मनों के अपने मादी मफादात की पैरवी करने और अपने मराआत की हिफाजत करने का नागुज़ीर नतीजा नहीं था। ये एक अलमुनाग गलती थी। हम एतमाद से कह सकते हैं कि ये एक गलती थी, और ये कि जर्मन बेहतर कहानियां मुंतखब कर सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। 12 साला नाजी हुकूमत ने जर्मनों के मादी मफादात को फरोग नहीं दिया। नाजी अज़म ने जर्मनी की तबाही और लाखों अफराद की मौत का बाइस बना। बाद में जब जर्मनों ने लिबरल जमहूरियत को अपनाया तो उससे उनकी जिंदगियों में देरपा बेहतरी आई। क्या जर्मन नाकाम नाजी तजुर्बे को छोड़कर 1930 की दिहाई के अवाइल में ही लिबरल जमहूरियत पर अपना एतमाद नहीं रख सकते थे? इस किताब का मौक़िफ़ ये है कि वो रख सकते थे। तारीख अक्सर फैसला कुन ताकत के ताल्लुकात से नहीं बल्कि अलमनाक गलतियों से तश्कील पाती है, जो दिलकश लेकिन नुकसानदेह कहानियों पर यकीन करने का नतीजा होती हैं। आली शान झूठ, द नोबल लाई। कहानियों की मरकजियत हमारी नौ की ताकत के बारे में कुछ बुनियादी चीज को जाहिर करती है और ये वजाहत करती है कि ताकत हमेशा हिकमत के साथ क्यों नहीं चलती। मालूमात का सादा नुक्ता नजर कहता है कि मालूमात सच्चाई की तरफ ले जाती है और सच्चाई को जानने से लोगों को ताकत और हिकमत दोनों हासिल करने में मदद मिलती है। ये इत्मीनान बख्श लगता है। इसका मतलब है कि जो लोग सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं उनके पास ज्यादा ताकत होने का इम्कान नहीं होता, जबकि जो लोग सच्चाई का एहतराम करते हैं वो बहुत ज्यादा ताकत हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो ताकत हिकमत से मज़ीयन होगी। मिसाल के तौर पर, जो लोग इंसानी हयातियात के बारे में सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं वो नस्ल परस्ताना अफसानों पर यकीन कर सकते हैं, लेकिन ताकतवर दवाएं और हयातियाती हथियार बायो वेपन्स तैयार नहीं कर सकेंगे। जबकि जो लोग हयातियात को समझते हैं उनके पास उस किस्म की ताकत होगी, लेकिन वो उसे नस्ल परस्ताना नजरियात की खिदमत में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता तो हम अपने सदूर आलीज पादरियों और सीईओज पर भरोसा करते हुए सुकून से सो सकते थे कि वो समझदार और ईमानदार होंगे। एक सियासतदान, एक तहरीक या एक मुल्क मुमकिना तौर पर झूठ और फरेब की मदद से यहां वहां आगे बढ़ सकता है, लेकिन तवील मुद्दत में ये एक खुद शिकस्ता हिकमत अमली होगी। बदकिस्मती से ये वो दुनिया नहीं है जिसमें हम रहते हैं। तारीख में ताकत सिर्फ जुज़वी तौर पर सच्चाई जानने से हासिल होती है। ये बड़ी तादाद में लोगों में समाजी नज़्म बरकरार रखने की सलाहियत से भी हासिल होती है। फर्ज करें आप एटम बम बनाना चाहते हैं। कामयाब होने के लिए आपको जाहिर है कि तबीयात का कुछ दुरुस्त इल्म होना जरूरी है, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों की भी जरूरत है जो यूरेनियम की धात और निकालें, जौहरी रिएक्टर्स बनाएं और तामीराती कारकुनों, कानकिनों और तबीयात दानों के लिए खाना फराहम करें। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में बराह रास्त तकरीबन 1,30,000 अफराद मुलाजमत कर रहे थे, जिन्हें बरकरार रखने के लिए लाखों मजीद काम कर रहे थे। 23 रॉबर्ट ओपनहाइमर खुद को अपनी मुसावातों के लिए वक्फ कर सकता था क्योंकि वो कनाडा के शुमाल में एल्डोराडो की कान और बेल्जियन कांगो में शिनकोलोब्वे की कान में यूरेनियम निकालने के लिए हजारों कान किनों पर इन्हिसार करता था। 24 उन किसानों का जिक्र नहीं जो उसके दोपहर के खाने के लिए आलू उगाते थे। अगर आप एटम बम बनाना चाहते हैं तो आपको लाखों लोगों को ताउन करने का कोई तरीका तलाश करना होगा। इंसानों के तमाम मुश्किल मंसूबों के साथ भी ऐसा ही है। पत्थर के जमाने का एक गिरोह जो मेमत का शिकार करने जा रहा था, उसे मेमत के बारे में कुछ सच्ची हकायक जानने की जरूरत थी। अगर उन्हें यकीन होता कि वो जादुई मंत्र फेंक कर मेमत को मार सकते हैं तो उनका शिकार का सफर नाकाम हो जाता। लेकिन सिर्फ मेमत के बारे में हकायक जानना भी काफी नहीं था। शिकारियों को यह भी यकीनी बनाना था कि वो सब एक ही मंसूबे पर मुत्तफिक हों और मौत के खतरे के बावजूद बहादुरी से अपना किरदार अदा करें।
अगर उन्हें यकीन होता कि किसी जादुई मंत्र को अदा करने से वो मरे हुए शिकारियों के लिए एक अच्छी बात की जिंदगी की जमानत दे सकते हैं, तो उनके शिकार के सफर के कामयाब होने का इम्कान कहीं ज्यादा था। अगरचे मारूजी तौर पर मंत्र बेख्तियार था और मरे हुए शिकारियों को किसी भी तरह से फायदा नहीं पहुंचाता था, लेकिन जिंदा शिकारियों की हिम्मत और यकजहती को मजबूत करके उसने फिर भी शिकार की कामयाबी में एक अहम किरदार अदा किया। 25 अगरचे ताकत का इन्हिसार सच्चाई और नज्म दोनों पर होता है, ज्यादातर मामलात में ये वही लोग होते हैं जो नज्म को बरकरार रखना जानते हैं, जो फैसले करते हैं, उन लोगों को हिदायत देते हैं जो महज मेमथ या जौहरी तबियत जैसी चीजों के बारे में सच्चाई जानते हैं। रॉबर्ट ओपनहाइमर ने फ्रैंकलिन डिलानो रोजवेल्ट की इताअत की बजाय उसके बरक्स नहीं। इसी तरह वर्नर हाइजेनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर की इताअत की। इगोर कुरचातोव ने जोसेफ स्टॉलिन को तरजीह दी, और मुआसिर ईरान में जौहरी तबियत के माहिरीन शिया थियोलॉजी के माहिरीन के अहकामात पर अमल करते हैं। ये तमाम चीजें कहानियों की वजह से मुमकिन हुई। कहानियों की ताकत को अक्सर तारीख की मादी ताबीरात नजरअंदाज कर देती हैं या उससे इनकार किया जाता है। खास तौर पर मार्क्सिस्ट कहानियां को सिर्फ बुनियादी ताकत के ताल्लुकात और मादी मफादात के लिए एक धोखा समझते हैं। मार्क्सिस्ट नजरियात के मुताबिक लोग हमेशा मारूजी मादी मफादात के जरिए मुतहर्रिक होते हैं और कहानियां सिर्फ इन मफादात को छुपाने और अपने हरीफों को उलझाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इस तशरीह में सलीबी जंगें, पहली जंग अजीम और इराक जंग सभी ताकतवर अशराफिया के इक्तिसादी मफादात के लिए लड़ी गईं, न कि मजहबी, कौम परस्त या लिबरल नजरियात के लिए। इन जंगों को समझने का मतलब है तमाम अफसानवी पर्दों, खुदा, हुब्बुल वतनी या जमहूरियत के बारे में को एक तरफ रख देना और ताकत के ताल्लुकात को उनकी नंगी शक्ल में देखना। ताहम ये मार्क्सिस्ट नुक्ता नजर न सिर्फ जालिमाना है बल्कि गलत भी है। अगरचे मादी मफादात ने सलीबी जंगों, पहली जंग अजीम, इराक जंग और ज्यादातर दीगर इंसानी तनाजुआत में यकीनी तौर पर किरदार अदा किया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मजहबी, कौमी और लिबरल नजरियात ने बिल्कुल भी कोई किरदार अदा नहीं किया। मजीद बुरा, मादी मफादात बजाते खुद हरीफ गिरोहों की शनाख्त की वजाहत नहीं कर सकते। 12वीं सदी में फ्रांस, जर्मनी और इटली के जमींदार और ताजिर लीवेंट में इलाकों और तिजारती रास्तों को फतह करने के लिए क्यों मुत्तहिद हुए, बजाय इसके कि फ्रांस और शुमाली अफ्रीका के जमींदार और ताजिर इटली को फतह करने के लिए मुत्तहिद होते? और 2003 में अमेरिका और बरतानिया ने इराक के तेल के जखायर को फतह करने की कोशिश क्यों की, बजाय उसके कि नॉर्वे के गैस के जखायर को? क्या इसकी वजाहत सिर्फ मादी कंसिडरेशन से की जा सकती है, लोगों के मजहबी और नजरियाती अकायद का सहारा लिए बगैर? दर हकीकत बड़े पैमाने पर इंसानी ग्रोहों के दरमियान तमाम ताल्लुकात कहानियों से तश्कील पाते हैं, क्योंकि इन ग्रोहों की शनाख्त खुद कहानियों से मुतय्यन होती है। बरतानवी, अमरीकी, नॉर्वे या इराकी होने की कोई मारूजी तारीफ नहीं है। ये तमाम शनाख्तें कौमी और मजहबी खुराफात से तश्कील पाती हैं, जिन्हें मुसलसल चैलेंज और तरमीम किया जाता है। मार्क्सिस्ट ये दावीज कर सकते हैं कि बड़े पैमाने पर ग्रोहों की मारूजी शनाख्तें और मफादात होते हैं कहानियों से आजाद। अगर ऐसा है तो हम ये कैसे समझा सकते हैं कि सिर्फ इंसानों के पास कबाइल, कौमें और मजाहिब जैसे बड़े पैमाने पर गिरोह हैं, जबकि चिंपैंजियों में उनकी कमी है? आखिरकार चिंपैंजी भी इंसानों के साथ हमारे तमाम मारूजी मादी मफादात का इश्तिराक करते हैं। उन्हें भी पीने, खाने और बीमारियों से खुद को बचाने की जरूरत होती है। वो भी जिनसी ताल्लुकात और समाजी ताकत चाहते हैं, लेकिन चिंपैंजी बड़े पैमाने पर गिरोहों को बरकरार नहीं रख सकते, क्योंकि वो ऐसी कहानियां तख्लीक करने से कासिर हैं जो ऐसे गिरोहों को आपस में जोड़ती हैं और उनकी शनाख्तों और मफादात की वजाहत करती हैं। मार्क्सिस्ट सोच के बरक्स, तारीख में बड़े पैमाने पर शनाख्तें और मफादात हमेशा बैनुल मौज़ूई होते हैं, वो कभी मारूजी नहीं होते। ये अच्छी खबर है। अगर तारीख सिर्फ मादी मफादात और ताकत की जद्दोजहद से तश्कील पाती, तो हमसे इख्तिलाफ रखने वाले लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं होता। कोई भी तनाज़ा बिल आखिर मारूजी ताकत के ताल्लुकात का नतीजा होता, जिसे महज बातचीत से तब्दील नहीं किया जा सकता। खास तौर पर अगर मराआत याफ्ता लोग सिर्फ वही चीजें देख और मान सकते हैं जो उनके मराआत को मजबूत करती हैं, तो तशद्दुद के अलावा और क्या चीज उन्हें इन मराआत को तर्क करने और अपने अकायद को बदलने पर आमादा कर सकती है? खुशकिस्मती से, चूंकि तारीख बैनुल मौज़ूई कहानियों से तश्कील पाती है, कभी कभी हम लोगों से बातचीत करके उन कहानियों को बदलकर जिन पर वो और हम यकीन रखते हैं
या एक नई कहानी सामने लाकर जिसे हर कोई कबूल कर सके, तनाज़ुआत को टाल सकते हैं और अमन कायम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर नाज़ी अज़म का उरूज लें। लाखों जर्मनों को हिटलर की हिमायत करने पर मजबूर करने वाले मादी मफादात यकीनन मौजूद थे। अगर 1930 की दिहाई के अवाइल के इक्तिसादी बहरान न होता तो नाज़ी शायद कभी इक़्तिदार में न आते। ताहम ये सोचना गलत है कि थर्ड रीख बुनियादी ताकत के ताल्लुकात और मादी मफादात का नागुज़ीर नतीजा था। हिटलर ने 1933 के इंतखाबात इसलिए जीते क्योंकि इक्तिसादी बहरान के दौरान लाखों जर्मनों ने नाज़ी कहानी पर यकीन किया बजाय उसके कि दस्तयाब मुतबादिल कहानियों में से किसी एक पर। ये जर्मनों के अपने मादी मफादात की पैरवी करने और अपने मराआत का तहफ़्फ़ुज़ करने का नागुज़ीर नतीजा नहीं था, ये एक अलमनाग गलती थी। हम पुरातमाद तरीके से कह सकते हैं कि ये एक गलती थी और जर्मन बेहतर कहानियां चुन सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। नाज़ी हुक्मरानी के 12 सालों ने जर्मनों के मादी मफादात को फरोग नहीं दिया। नाज़ी अज़म ने जर्मनी की तबाही और लाखों अफराद की मौत का बाइस बनी। बाद में जब जर्मनों ने लिबरल जमहूरियत को अपनाया तो उससे उनकी जिंदगियों में देर पा बेहतरी आई। क्या जर्मन नाकाम नाज़ी तजर्बे को छोड़कर 1930 की दहाई के अवाइल में ही लिबरल जमहूरियत पर अपना एतमाद नहीं रख सकते थे? इस किताब का मौक़िफ़ ये है कि वो ऐसा कर सकते थे। तारीख़ अक्सर फैसला कुन ताकत के ताल्लुकात से नहीं बल्कि दिलकश लेकिन नुकसानदेह कहानियों पर यकीन करने के नतीजे में होने वाली अलमनाग गलतियों से तश्कील पाती है। अजीम झूठ कहानियों की मरकजियत हमारी नस्ल की ताकत के बारे में कुछ बुनियादी बातें जाहिर करती है और ये बताती है कि ताकत हमेशा दानिशमंदी के साथ क्यों नहीं होती। मालूमात का सादा नुक्ता नज़र कहता है कि मालूमात सच्चाई की तरफ ले जाती है और सच्चाई को जानना लोगों को ताकत और दानिशमंदी दोनों हासिल करने में मदद करता है। ये इत्मीनान बख्श लगता है। इसका मतलब ये है कि जो लोग सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं उनके पास ज्यादा ताकत होने का इम्कान नहीं होता, जबकि जो लोग सच्चाई का एहतराम करते हैं वो बहुत ताकत हासिल कर सकते हैं, लेकिन वो ताकत दानिशमंदी से मुतवाजिन होगी। मिसाल के तौर पर जो लोग इंसानी हयातियात के बारे में सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं वो नस्ल परस्ताना खुराफात पर यकीन कर सकते हैं, लेकिन ताकतवर अद्वियात और हयातियाती हथियार तैयार करने के काबिल नहीं होंगे। जबकि जो लोग हयातियात को समझते हैं उनके पास इस किस्म की ताकत होगी, लेकिन वो उसे नस्ल परस्ताना नजरियात की खिदमत में इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर ऐसा ही होता तो हम अपने सदूर पादरियों और सीईओस पर दानिशमंद और ईमानदार होने का भरोसा करते हुए सुकून से सो सकते थे। एक सियासतदान, एक तहरीक या एक मुल्क झूठ और फरेब की मदद से थोड़ी बहुत तरक्की हासिल कर सकता है, लेकिन तवील मुद्दत में ये एक खुद शिकनी की हिकमत अमली होगी। बदकिस्मती से ये वो दुनिया नहीं है जिसमें हम रहते हैं। तारीख में ताकत जुज़वी तौर पर ही सच्चाई जानने से हासिल होती है। ये बड़ी तादाद में लोगों के दरमियान समाजी नज़्म बरकरार रखने की सलाहियत से भी हासिल होती है। फर्ज करें कि आप एटम बम बनाना चाहते हैं। कामयाब होने के लिए आपको जाहिर है कि फिजिक्स का कुछ दुरुस्त इल्म दरकार है, लेकिन आपको बहुत सारे लोगों की भी जरूरत है जो यूरेनियम की धात निकालें, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएं और तामीराती कारकुनों और तबीइयात दानों के लिए खाना फराहम करें। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में बराह रास्त तकरीबन 1,30,000 लोग मुलाजमत करते थे और लाखों मजीद उनकी देखभाल के लिए काम करते थे। रॉबर्ट ओपनहाइमर अपनी मसावातों पर तवज्जो दे सके क्योंकि वो हजारों कानकिनों पर इन्हिसार करते थे जो शुमाली कनाडा में एल्डोराडो माइन और बेल्जियम कांगो में शिंकोलोगो माइन से यूरेनियम निकालते थे। उन किसानों का जिक्र नहीं जो उनके दोपहर के खाने के लिए आलू उगाते थे। अगर आप एटम बम बनाना चाहते हैं तो आपको लाखों लोगों को ताउन करने का कोई रास्ता तलाश करना होगा। इन तमाम मुहतवाकांक्षी मंसूबों के साथ भी ऐसा ही है जो इंसान सरंजाम देते हैं। पत्थर के जमाने का एक गिरोह जो मैमथ का शिकार करने जाता था, उसे जाहिर है कि मैमथों के बारे में कुछ हकीकी हकायक जानने की जरूरत थी। अगर वो ये मानते कि वो जादू के जरिए मैमथ को मार सकते हैं तो उनकी शिकार की मुहिम नाकाम हो जाती, लेकिन सिर्फ मैमथों के बारे में हकायक जानना भी काफी नहीं था। शिकारियों को यह भी यकीनी बनाना था कि वो सब एक ही मंसूबे पर मुत्तफिक हों और जानलेवा खतरे के बावजूद बहादुरी से अपना किरदार अदा करें। अगर वो ये मानते कि जादू करने से वो मरे हुए शिकारियों के लिए एक अच्छी आखिरत की जमानत दे सकते हैं तो उनकी शिकार की मुहम्मात में कामयाबी के ज्यादा इम्कानात थे। यहां तक कि अगर मारूजी तौर पर जादू बेअसर था और मरे हुए शिकारियों को किसी भी तरह से फायदा नहीं पहुंचाता था,
लेकिन जिंदा शिकारियों की हिम्मत और यकजहती को मजबूत करके उसने शिकार की कामयाबी में फिर भी एक अहम किरदार अदा किया। जबकि ताकत सच्चाई और नज्म दोनों पर मुनहसिर है, ज्यादातर मुआमलात में वही लोग होते हैं जो नज्म को बरकरार रखना जानते हैं, जो उन लोगों को हिदायत देते हैं जो महज मेहनतों या जौहरी तबीयत जैसी चीजों के बारे में सच्चाई जानते हैं। रॉबर्ट ओपनहाइमर ने फ्रैंकलिन डिलानो रोजवेल्ट की इताअत की बजाय उसके बरक्स। इसी तरह वर्नर हाइजेनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर की इताअत की, एगवर करचातूफ ने जोसेफ स्टालिन की बात मानी, और असरी ईरान में जौहरी तबीयत के माहिरीन शिया इलाहियात के माहिरीन के अहकामात पर अमल करते हैं। ऊपर बैठे लोग जो जानते हैं और जो जौहरी तबीयत दान हमेशा नहीं समझते, वो ये है कि कायनात के बारे में सच बताना बड़ी तादाद में इंसानों में नज्म पैदा करने का सबसे मौसर तरीका नहीं है। ये सच है कि E बराबर MC स्क्वायर है और ये कायनात में होने वाली बहुत सी चीजों की वजाहत करता है, लेकिन E बराबर MC स्क्वायर जानना आमतौर पर सियासी इख्तिलाफात को हल नहीं करता या लोगों को मुश्तरका मकसद के लिए कुर्बानियां देने पर आमादा नहीं करता। उसके बजाय इंसानी नेटवर्क्स को जो चीज मुत्तहिद रखती है वो अक्सर फर्जी कहानियां होती हैं, खास तौर पर खुदाओं, पैसों और कौमों जैसी बैनुल मौजूई चीजों के बारे में कहानियां। लोगों को मुत्तहिद करने के मामले में फिक्शन को सच्चाई पर दो मौरूसी फवायद हासिल हैं। अव्वल, फिक्शन को हम जितना चाहें सादा बना सकते हैं, जबकि सच्चाई पेचीदा होती है, क्योंकि जिस हकीकत की उसे नुमाइंदगी करनी होती है वो पेचीदा होती है। मिसाल के तौर पर कौमों के बारे में सच्चाई लें। ये समझना मुश्किल है कि जिस कौम से कोई ताल्लुक रखता है वो एक बैनुल मौजूई हस्ती है जो सिर्फ हमारे इज्तिमाई तखय्युल में मौजूद है। आप शायद ही सियासतदानों को अपनी सियासी तकरीरों में ऐसी बातें कहते सुने। ये यकीन करना कहीं ज्यादा आसान है कि हमारी कौम खुदा की चनी हुई कौम है जिसे खालिक ने किसी खास मिशन के साथ सौंपा है। ये सादा कहानी इसराइल से ईरान और अमेरिका से रूस तक लातादाद सियासतदानों ने बार बार सुनाई है। दोम, सच्चाई अक्सर तकलीफ दे और परेशान कुन होती है, और अगर हम उसे ज्यादा आराम दे और चापलूसी वाली बनाने की कोशिश करें तो ये सच्चाई नहीं रहेगी। इसके बरक्स फिक्शन इंतहाई काबिल तब्दीली होता है। हर कौम की तारीख में कुछ तारीख वाकयात होते हैं जिन्हें शहरी तस्लीम करना और याद रखना पसंद नहीं करते। एक इसराइली सियासतदान जो अपनी इंतखाबी तकरीरों में इसराइली कब्जे से फलस्तीनी शहरियों पर होने वाली मुसीबतों की तफसील बयान करे, इसके बहुत ज्यादा वोट हासिल करने का इम्कान नहीं है। उसके बरक्स एक सियासतदान जो नागवार हकायक को नजरअंदाज करके यहूदी माजी के शानदार लम्हात पर तवज्जो मरकूज करके और जहां जरूरी हो हकीकत को खूबसूरत बनाकर एक कौमी अफसाना बनाता है, वो इक्तदार पर कब्जा कर सकता है। ये सिर्फ इसराइल में ही नहीं बल्कि तमाम ममालिक में ऐसा है। कितने इतालवी या हिंदुस्तानी अपनी कौमों के बारे में बेऐब सच्चाई सुनना चाहते हैं। सच्चाई की बेलचक पाबंदी साइंसी तरक्की के लिए जरूरी है और ये एक काबिल सताइश रूहानी अमल भी है, लेकिन ये एक फातेह सियासी हिकमत अमली नहीं है। प्लाटो ने अपनी जमहूरिया में पहले ही तसव्वुर किया था कि उसकी मिसाली रियासत का आइन अजीम झूठ पर मबनी होगा, एक फर्जी कहानी जो समाजी नज्म की इब्तिदा के बारे में होगी, जो शहरियों की वफादारी को महफूज बनाएगी और उन्हें आइन पर सवाल उठाने से रोकेगी। प्लाटो ने लिखा कि शहरियों को बताया जाना चाहिए कि वो सब जमीन से पैदा हुए हैं, कि जमीन उनकी माँ है और इसलिए उन्हें मादर वतन के लिए वफादार रहना चाहिए। उन्हें मजीद बताया जाना चाहिए कि जब वो पैदा हुए थे तो देवताओं ने उनमें मुख्तलिफ धातें सोना, चांदी, कांसी और लोहा मिला दी थीं, जो सुनहरी हुक्मरानों और कांसी के नौकरों के दरमियान एक कुदरती दर्जाबंदी को जवाज फराहम करती है। अगरचे प्लाटो की मिसाली रियासत कभी अमली तौर पर हकीकत पजीर नहीं हुई, लेकिन सदियों के दौरान मुताद्दिद रियासतों ने अपने बाशिंदों को इस अजीम झूठ की मुख्तलिफ शक्लें सुनाए। प्लाटो के अजीम झूठ के बावजूद हमें ये नतीजा नहीं निकालना चाहिए कि तमाम सियासतदान झूठे होते हैं या तमाम कौमी तारीखें धोखादही होती हैं। इंतखाब सिर्फ सच बोलने और झूठ बोलने के दरमियान नहीं है, एक तीसरा ऑप्शन भी है। एक फर्जी कहानी सुनाना झूठ तभी होता है जब आप ये दिखावा करते हैं कि कहानी हकीकत की सच्ची नुमाइंदगी है। एक फर्जी कहानी सुनाना झूठ नहीं होता जब आप ऐसा दिखावा करने से गुरेज करते हैं और तस्लीम करते हैं कि आप एक नई बेन मौजूई हकीकत तख्लीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बजाय इसके कि किसी पहले से मौजूद मारूजी हकीकत की नुमाइंदगी करें। मिसाल के तौर पर 17 सितंबर 1787 को आईनी कन्वेंशन ने अमरीकी आइन पर दस्तखत किए जो 1789 में नाफिज हुआ।
आइन ने दुनिया के बारे में किसी पहले से मौजूद सच्चाई को जाहिर नहीं किया, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये झूठ भी नहीं था। प्लाटो की सिफारिश को मुस्तरद करते हुए मतन के मुसन्निफीन ने किसी को भी मतन की असलियत के बारे में धोखा नहीं दिया। उन्होंने ये दिखावा नहीं किया कि मतन आसमान से उतरा है या किसी देवता ने उसे मुतासिर किया है, बल्कि उन्होंने तस्लीम किया कि ये एक इंतहाई तख्लीकी कानूनी फिक्शन था जिसे फानी इंसानों ने तख्लीक किया था। हम रियासत हाय मुत्तहिदा के लोग आइन अपनी असलियत के बारे में कहता है एक ज्यादा कामिल यूनियन बनाने के लिए इस आइन को तरतीब देते और कायम करते हैं। इस बात को तस्लीम करने के बावजूद कि ये एक इंसानी साख्ता कानूनी फिक्शन है, अमरीकी आइन ने वाकई एक ताकतवर यूनियन बनाने में कामयाबी हासिल की। उसने 2 सदियों से ज्यादा अरसे तक लाखों लोगों में एक हैरत अंगेज हद तक नज्म बरकरार रखा, जो मजहबी, नस्ली और सकाफती गिरोहों की एक वसी रेंज से ताल्लुक रखते थे। अमरीकी आइन ने इस तरह एक ऐसी धुन की तरह काम किया है जिसने किसी चीज की नुमाइंदगी करने का दावीज किए बगैर बहुत से लोगों को एक साथ मिलकर काम करने पर मजबूर किया है। ये नोट करना बहुत जरूरी है कि नज्म को इंसाफ या मुसावात से खल्त मलत नहीं करना चाहिए। अमरीकी आइन के जरिए कायम करदा और बरकरार रखा जाने वाला नज्म गुलामी, खवातीन की महकूमियत, मकामी लोगों की जमीनों पर कब्जा और इंतहाई इक्तिसादी अदम मुसावात की इजाजत देता था। अमरीकी आइन की जहानत यह है कि इसने ये तस्लीम करते हुए कि ये इंसानों के जरिए तख्लीक करदा एक कानूनी अफसाना है, उसमें तरमीम करने और अपनी ही नाइंसाफियों को दूर करने के लिए इत्तिफाक राय तक पहुंचने के तरीके फराहम किए, जैसा कि बाब 5 में मजीद गहराई से बयान किया गया है। आइन का आर्टिकल वी तफसील से बयान करता है कि लोग किस तरह ऐसी तरामीम तजवीज और तौसीक कर सकते हैं जो तमाम मकासद के लिए इस आइन का हिस्सा होंगी। आइन लिखे जाने के 1 सदी से भी कम अरसे बाद 13वीं तरमीम ने गुलामी का खात्मा कर दिया। इसमें अमरीकी आइन बुनियादी तौर पर उन कहानियों से मुख्तलिफ था जिन्होंने अपनी फर्जी नौइयत को झुटलाया और इलाही असल का दावीज किया, जैसे कि 10 अहकाम। अमरीकी आइन की तरह 10 अहकाम ने भी गुलामी की तौसीक की। 10वां हुक्म कहता है, आप अपने पड़ोसी के घर की ख्वाहिश न करें। आप अपने पड़ोसी की बीवी या उसके मर्द गुलाम या खातून गुलाम की ख्वाहिश न करें। खुरूज 20:17। इसका मतलब है कि खुदा को लोगों के गुलाम रखने से बिल्कुल कोई एतराज नहीं है और सिर्फ दूसरों के गुलामों की ख्वाहिश करने पर एतराज है। लेकिन अमेरिकी आइन के बरक्स 10 अहकाम में कोई तरमीमी तरीकाकार फराहम नहीं किया गया। कोई 11वां हुक्म नहीं है जो कहता हो आप 2/3 अक्सरियत वोट से अहकाम में तरमीम कर सकते हैं। दोनों मतनों के दरमियान ये अहम फर्क उनके इब्तिदाई बयानात से वाज़े है। अमरीकी आइन हम अवाम के साथ शुरू होता है, अपनी इंसानी असलियत को तस्लीम करते हुए ये इंसानों को इसमें तरमीम करने का इख्तियार देता है। 10 अहकाम मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूं के साथ शुरू होते हैं, इलाही असलियत का दावीज करते हुए ये इंसानों को उसे तब्दील करने से रोकता है। नतीजे के तौर पर बाइबल का मतन आज भी गुलामी की तौसीक करता है। तमाम इंसानी सियासी निजाम अफसानों पर मबनी है, लेकिन कुछ उसे तस्लीम करते हैं और कुछ नहीं करते। हमारे समाजी निजाम की असलियत के बारे में सच्चाई बताने से इसमें तब्दीलियां करना आसान हो जाता है। अगर हम जैसे इंसानों ने इसे ईजाद किया है तो हम उसमें तरमीम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी सच्चाई की कीमत होती है। समाजी निजाम की इंसानी असलियत को तस्लीम करने से हर किसी को इस पर मुत्तफिक करना मुश्किल हो जाता है। अगर हम जैसे इंसानों ने उसे ईजाद किया है तो हमें उसे क्यों कबूल करना चाहिए? जैसा कि हम बाब 5 में देखेंगे, 18वीं सदी के आखिर तक बड़े पैमाने पर मुवासलाती टेक्नोलॉजी की कमी ने लाखों लोगों के दरमियान समाजी निजाम के कवानीन के बारे में खुले मुबाहिसे करना इंतहाई मुश्किल बना दिया था। नज्म बरकरार रखने के लिए रूसी ज़ारों, मुस्लिम खुलफा और चीनी आसमानी बेटे इसलिए दावीज करते थे कि मुआशरे के बुनियादी कवानीन आसमान से आए हैं और इंसानी तरमीम के लिए खुले नहीं हैं। 21वीं सदी के अवाइल में बहुत से सियासी निजाम अब भी माफूकुल फितरत अथॉरिटी का दावीज करते हैं और खुले मुबाहिसों की मुखालफत करते हैं, जिसके नतीजे में नापसंदीदा तब्दीलियां हो सकती हैं। पायदार मखमसा। जब हम तारीख में अफसाने के कलीदी किरदार को समझ लेते हैं तो आखिरकार मालूमात के नेटवर्क्स का एक ज्यादा मुकम्मल मॉडल पेश करना मुमकिन हो जाता है, जो मालूमात के सादा नुक्ता नजर और इस नुक्ता नजर की पॉपुलिस्ट तनकीद दोनों से आगे बढ़ता है। सादा नुक्ता नजर के बरक्स मालूमात सच्चाई का खाम माल नहीं है और इंसानी मालूमात के नेटवर्क्स सिर्फ सच्चाई को दरियाफ्त करने के लिए नहीं बने हैं।
लेकिन पॉपुलिस्ट नुक्ता नजर के बरक्स मालूमात सिर्फ एक हथियार भी नहीं है, बल्कि जिंदा रहने और फलने फूलने के लिए हर इंसानी मालूमात के नेटवर्क को बैक वक्त दो काम करने की जरूरत है: सच्चाई को दरियाफ्त करना और नज्म कायम करना। इसके मुताबिक जैसे जैसे तारीख आगे बढ़ी, इंसानी मालूमात के नेटवर्क्स ने महारतों के दो मुख्तलिफ सेट तैयार किए हैं। एक तरफ, जैसा कि सादा नुक्ता नजर की तवक्को है, नेटवर्क्स ने मालूमात को प्रोसेस करना सीखा है ताकि तिब, मैम्थ और जौहरी तबीयत जैसी चीजों के बारे में ज्यादा दुरुस्त समझ हासिल की जा सके। साथ ही नेटवर्क्स ने मालूमात को बड़ी आबादियों में मजबूत समाजी नज्म बरकरार रखने के लिए भी इस्तेमाल करना सीखा है, सिर्फ सच्ची बातों का ही नहीं बल्कि अफसानों, फैंटासीज, प्रोपिगंडे और कभी कभार खालिस झूठ का भी इस्तेमाल करते हुए। मालूमात का सादा नजरिया। मालूमात का एक ज्यादा मुकम्मल तारीखी नुक्ता नजर: बहुत सारी मालूमात होने से खुद सच्चाई या नज्म की जमानत नहीं मिलती। मालूमात को सच्चाई दरियाफ्त करने और साथ ही नज्म को बरकरार रखने के लिए इस्तेमाल करना एक मुश्किल अमल है। मामलात को मजीद खराब करने वाली बात यह है कि ये दोनों अमल अक्सर मुतजाद होते हैं, क्योंकि फिक्शन के जरिए नज्म बरकरार रखना अक्सर आसान होता है। कभी कभी, जैसा कि अमरीकी आइन के मामले में, फर्जी कहानियां अपनी फर्जी नौइयत को तस्लीम कर सकती हैं, लेकिन अक्सर वो इससे इनकार करती हैं। मिसाल के तौर पर, मज़ाहिब हमेशा एक मारूजी और अबदी सच्चाई होने का दावीज करते हैं, बजाय उसके कि इंसानों की ईजाद करदा एक फर्जी कहानी हो। ऐसे मामलात में सच्चाई की तलाश समाजी नज्म की बुनियादों को खतरा में डालती है। बहुत से मुआशरे अपनी आबादी से अपनी हकीकी असलियत न जानने का तकाजा करते हैं। जहालत ताकत है। फिर क्या होता है जब लोग सच्चाई के गैर आरामदाह हद तक करीब पहुंच जाते हैं? क्या होता है जब मालूमात का वही टुकड़ा दुनिया के बारे में एक अहम हकीकत को जाहिर करता है और साथ ही इस अजीम झूठ को भी कमजोर करता है जो मुआशरे को यकजा रखता है? ऐसे मामलात में मुआशरा नज्म को बरकरार रखने की कोशिश कर सकता है ताकि सच्चाई की तलाश पर हदें लगाई जा सकें। एक वाज़ह मिसाल डारोन का नजरिया इर्तिका है। इर्तिका को समझना अनवा की असलियत और हयातियात बशमूल होमो सेपियंस के बारे में हमारी समझ को बहुत ज्यादा बढ़ाता है, लेकिन ये उन मरकजी खुराफात को भी कमजोर करता है जो बहुत से मुआशरों में नज्म बरकरार रखती हैं। कोई ताज्जुब नहीं कि मुख्तलिफ हुकूमतों और गिरजाघरों ने इर्तिका की तालीम पर पाबंदी लगाई या उसे महदूद किया और नज्म की खातिर सच्चाई को कुर्बान करने को तरजीह दी। एक मुताल्लिका मसला ये है कि मालूमात का नेटवर्क लोगों को सच्चाई की तलाश की इजाजत दे सकता है और यहां तक कि इसे हौसला अफजाई भी कर सकता है, लेकिन सिर्फ मखसूस शोबों में जो समाजी नज्म को खतरा में डाले बगैर ताकत पैदा करने में मदद करते हैं। उसका नतीजा एक बहुत ही ताकतवर नेटवर्क हो सकता है जो दानिशमंदी में यकसर कमी का शिकार हो। नाजी जर्मनी, मिसाल के तौर पर, केमिस्ट्री, ऑप्टिक्स, इंजीनियरिंग और रॉकेट साइंस के दुनिया के बहुत से सरकर्दा माहिरीन की परवरिश की। ये ज्यादातर नाजी रॉकेट साइंस ही थी जो बाद में अमरीकियों को चांद पर ले गई। उस साइंसी महारत ने नाजियों को एक इंतहाई ताकतवर जंगी मशीन बनाने में मदद की, जिसे फिर एक पागल और कातलाना खुराफात की खिदमत में इस्तेमाल किया गया। नाजी हुक्मरानी के तहत जर्मनों को रॉकेट साइंस को तरक्की देने की तरगीब दी गई, लेकिन उन्हें हयातियात और तारीख के बारे में नस्ल परस्ताना नजरियात पर सवाल उठाने की आजादी नहीं थी। ये एक बड़ी वजह है कि इंसानी मालूमात के नेटवर्क्स की तारीख तरक्की का एक फातिहाना मार्च नहीं है। अगरचे नस्लों के दौरान इंसानी नेटवर्क्स तेजी से ताकतवर हुए हैं, लेकिन वो जरूरी नहीं कि तेजी से दानिशमंद भी हुए हों। अगर कोई नेटवर्क सच्चाई पर नज्म को तरजीह देता है तो वो बहुत ताकतवर हो सकता है, लेकिन इस ताकत को गैर दानिशमंदी से इस्तेमाल कर सकता है। तरक्की के मार्च की बजाय इंसानी मालूमात के नेटवर्क्स की तारीख सच्चाई और नज्म को मुतवाजन करने की कोशिश में एक रस्सी पर चलने के मुतरादिफ है। 21वीं सदी में हम अपने पत्थर के जमाने के आबा व अजदाद के मुकाबले में सही तवाजुन तलाश करने में बहुत बेहतर नहीं हैं। गूगल और फेसबुक जैसी कारपोरेशनों के मिशन स्टेटमेंट्स के बरक्स, हमारी मालूमात की टेक्नोलॉजी की रफ्तार और कारकर्दगी को सिर्फ बढ़ाने से दुनिया जरूरी नहीं कि एक बेहतर जगह बन जाए। ये सिर्फ सच्चाई और नज्म को मुतवाजन करने की जरूरत को मजीद फौरी बना देता है। कहानी की ईजाद ने हमें ये सबक हजारों साल पहले ही सिखा दिया था, और यही सबक एक बार फिर सिखाया जाएगा जब इंसानों ने अपनी दूसरी अजीम मालूमात की टेक्नोलॉजी ईजाद की। तहरीरी दस्तावेज। बाब 3 दस्तावेजात। कागजी शेरों का काटना कहानियां इंसानों के जरिया तैयार करदा पहली अहम मालूमाती टेक्नोलॉजी थीं।
उन्होंने तमाम बड़े पैमाने पर इंसानी ताउन की बुनियाद रखी और इंसानों को जमीन पर सबसे ताकतवर जानवर बनाया। लेकिन एक मालूमाती टेक्नोलॉजी के तौर पर कहानियों की अपनी हुदूद है। उसकी कदर करने के लिए कौमों की तश्कील में कहानी सुनाने के किरदार पर गौर करें। बहुत सी कौमें पहले शुअरा के तखय्युल में तसव्वुर की गई हैं। सारा आरोनसन और NILI के खुफिया गिरोह को आज के इसराइली पहले सेहूनियों में से कुछ के तौर पर याद करते हैं, जिन्होंने 1910 की दिहाई में फलस्तीन में एक यहूदी रियासत कायम करने के लिए अपनी जानों को खतरे में डाला था। लेकिन NILI के मेंबरान को ये ख्याल कहां से आया? वो थियोडोर हर्जल और हाइम नाहमान ब्यालक जैसे शुअरा, मुफक्किरीन और बसीरत रखने वालों की एक साबिका नस्ल से मुतासिर हुए थे। 1890 की दिहाई और 20वीं सदी के पहले अशरे में एक यूक्रेनी यहूदी ब्यालिक ने मुतअद्दिद नज़में और कहानियां शाया की, जिनमें यूरोपीय यहूदियों पर होने वाले जुल्म सितम और कमजोरी का मातम किया गया था और उन्हें अपने हाथों में अपनी तकदीर लेने, हथियारों के जोर पर अपना दिफा करने, फलस्तीन हिजरत करने और वहां अपनी रियासत कायम करने का मुतालबा किया गया था। उनकी सबसे ज्यादा मुतासिर किन नज़मों में से एक 1903 के कैशनफ पोग्रोम के बाद लिखी गई थी, जिसमें 49 यहूदियों को कत्ल किया गया था और दर्जनों मजीद जख्मी हुए थे। शहीदों के शहर में ने इस कातिलाना साम दुश्मन हजूम की मजम्मत की थी जिसने मुजालिम किए थे, लेकिन उसने खुद यहूदियों को भी उनके पुरअमन रवैये और बेबसी पर तनकीद का निशाना बनाया था। एक दिल दहला देने वाले मंजर में ब्यालक ने बयान किया कि किस तरह यहूदी खवातीन को इज्तिमाई इस्मत दरी का निशाना बनाया गया, जबकि उनके शौहर और भाई करीब ही छुपे हुए थे, मुदाखलत करने से डर रहे थे। नज़म में यहूदी मर्दों को खौफजदा चूहों से तशबीह दी गई है और तसव्वुर किया गया है कि वो किस तरह खामोशी से खुदा से किसी मोजज़े की दुआ करते थे जो जाहिर नहीं हुआ। फिर नज़्म बताती है कि पोग्रोम खत्म होने के बाद भी बच जाने वालों ने खुद को मुसल्लह करने का कोई ख्याल नहीं किया और उसके बजाय तालमूदी तनाज़ुआत में पड़ गए कि आया इस्मत दरी का शिकार होने वाली खवातीन अब रस्मन नापाक थीं या वो अब भी पाक थीं। ये नज़्म आज बहुत से इसराइली स्कूलों में लाजमी पढ़ाई जाती है। ये हर उस शख्स के लिए भी लाजमी पढ़ाई है जो ये समझना चाहता है कि 2000 साल तक तारीख के सबसे पुरअमन ग्रोहों में से एक रहने के बाद यहूदियों ने दुनिया की सबसे जबरदस्त फौजों में से एक कैसे बनाई। ब्यालिक को इसराइल का कौमी शायर नामजद किया जाना बेवजह नहीं था। ब्यालिक का यूक्रेन में रहना और मशरकी यूरोप में अश्कनाजी यहूदियों पर होने वाले जुल्म सितम से गहरा वाकिफ होना, लेकिन फलस्तीन के हालात के बारे में बहुत कम समझ रखना, वहां यहूदियों और अरबों के दरमियान बात के तनाज़ा में हिस्सा डालता है। ब्यालक की नज़मों ने यहूदियों को खुद को मुतासिरीन के तौर पर देखने पर मजबूर किया, जो अपनी फौजी ताकत को फरोग देने और अपना मुल्क बनाने की शदीद जरूरत में थे। लेकिन फलस्तीन के अरब बाशिंदों के लिए या दर हकीकत मशरक़ वस्तीज के मकामी मिज़राही यहूदी बरादरियों के लिए तबाहकुन नताइज पर शायद ही गौर किया गया। जब 1940 की दिहाई के आखिर में अरब इसराइल तनाज़ा फट पड़ा तो लाखों फलस्तीनियों और लाखों मिज़राही यहूदियों को मशरक़ वस्तीज में अपने आबाई घरों से निकाल दिया गया, जुज़वी तौर पर निस्फ सदी पहले यूक्रेन में लिखी गई नज़मों के नतीजे में। जब ब्यालक यूक्रेन में लिख रहे थे, हंगरी के यहूदी थियोडोर हर्जल 1890 की दिहाई और 20वीं सदी के इब्तिदाई सालों में सेहोनी तहरीक को मुनज़्ज़म करने में मसरूफ थे। अपनी सियासी सरगर्मी का एक मरकजी हिस्सा के तौर पर हर्जल ने 2 किताबें शाये कीं। यहूदी रियासत 1896 एक मंशूर था जिसमें हर्जल ने फलस्तीन में एक यहूदी रियासत कायम करने के अपने ख्याल का खाका पेश किया था, और पुरानी नई सरजमीन 1902 एक यूटोपियाई नावल था जिसमें 1923 का साल दिखाया गया था, जो हर्जल ने तसव्वुर की थी उस खुशहाल यहूदी रियासत को बयान करता था। ये दोनों किताबें, जो बदकिस्मती से फलस्तीन में जमीनी हकायक को भी नजरअंदाज करती थीं, सेहोनी तहरीक को शक्ल देने में बेहद बाअसर थीं। पुरानी नई सरजमीन इब्रानी में तिल अबीब पुरानी नई सरजमीन का एक ढीला ढाला इब्रानी तर्जुमा के उन्वान से शाया हुई। तिल अबीब का शहर, जो किताब की इशात के 7 साल बाद कायम किया गया, ने अपना नाम इसी किताब से लिया। जहां ब्यालक इसराइल के कौमी शायर हैं, हर्जल को रियासत के बसीरत दान के नाम से जाना जाता है। ब्यालक और हर्जल ने जो कहानियां बुने, उनमें असर हाजिर की हकीकत के बहुत से अहम हकायक को नजरअंदाज किया गया, खास तौर पर यह कि तकरीबन 1900 में फलस्तीन के यहूदी इलाके की कल आबादी तकरीबन 6 लाख में से सिर्फ 6 से 9% थे। ऐसे आबादियाती हकायक को नजरअंदाज करते हुए ब्यालक और हर्जल ने अफसानवियात को बहुत अहमियत दी,
खास तौर पर बाइबल की कहानियों को, जिनके बगैर जदीद सहूनियत का तसव्वुर भी मुहाल है। बियालक और हर्जल उन कौम परस्ताना खुराफात से भी मुतासिर थे जो 19वीं सदी में यूरोप के तकरीबन हर दूसरे नस्ली गिरोह ने तख्लीक की थीं। यूक्रेनी यहूदी बियालक और हंगरियाई यहूदी हर्जल ने सहूनियत के लिए वही काम किया जो उससे पहले शायर तारास श्योचेंको ने यूक्रेनी कौम परस्ती के लिए, सांदूर पेटोफी ने हंगरियाई कौम परस्ती के लिए और आदम मैकीविच ने पोलिश कौम परस्ती के लिए किया था। इर्द गिर्द दीगर कौमी तहरीकों की बढ़ोतरी को देखते हुए हर्जल ने लिखा कि कौमें ख्वाबों, गानों, फंतासियों से जन्म लेती हैं, लेकिन ख्वाब, गाने और फैंटासी चाहे कितने ही मुतासिर कुन हों, एक फ़आल कौम रियासत बनाने के लिए काफी नहीं है। बियालक ने यहूदी जंगजुओं की नस्लों को मुतासिर किया, लेकिन एक फौज को लैस करने और बरकरार रखने के लिए टैक्स जमा करना और बंदूकें खरीदना भी जरूरी है। हर्जल की यूटोपियाई किताब ने तिल अबीब शहर की बुनियाद रखी, लेकिन शहर को चलाने के लिए एक सीवरेज सिस्टम खोदना भी जरूरी था। जब सब कुछ कह और कर लिया जाए तो हुब्बुल वतनी का जौहर मादर वतन की खूबसूरती के बारे में मुतासिर किन नज़में पढ़ना नहीं है, और यकीनन ये गैर मुल्कियों और अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज तकरीरें करना भी नहीं है, बल्कि हुब्बुल वतनी का मतलब है अपने टैक्स अदा करना, ताकि मुल्क के दूसरे सिरे पर रहने वाले लोग भी सीवरेज सिस्टम के साथ साथ सलामती, तालीम और सेहत की देखभाल से फायदा उठा सकें।